आधारभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हमने प्रैक्टिकल सोशलॉजिकल रीजनिंग को प्रारंभ किया था और इस प्रैक्टिकल सोशलॉजिकल रीजनिंग को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया था। प्रैक्टिकल सोशलॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम क्या कहना चाहते हैं, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय वर्णन, यानी व्यक्ति के द्वारा दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में निरंतर व्यक्तियों के जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। साधारण व्यक्ति भी उसकी व्याख्या करता है, स्वयं उसका भागीदार होता है और वह अपनी हर क्रिया को अर्थ भी प्रदान करता है। मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की। मैंने आपसे ये भी कहा कि आमतौर पर ये माना जाता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री है, वह समाजशास्त्र की भूमिका का निर्वहन करता है क्योंकि वह अपनी क्रिया को अर्थ प्रदान करता है। लेकिन हमने कहा समाजशास्त्रीय विश्लेषण और जनसाधारण के द्वारा जो क्रिया की व्याख्या की गई है उसमें हमें सैद्धांतिक पक्ष की कमी नज़र आती है, क्योंकि समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक पक्ष जो है उसकी जो एकेडमिक डेवलपमेंट हुआ है सोशियोलॉजी का, उसका ज्ञान साधारण व्यक्ति को नहीं होता, प्रोफेशनल एजुकेशन उसके पास में नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है, किसी भी घटना या किसी भी सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझना, उसको व्यवस्थित रूप से हमारे सामने या समाज के सामने प्रस्तुत करना है। इसी कड़ी के अंदर ये मान्यता है कि तर्क की वह प्रक्रिया एथनोमेथोलॉजी के लिए बहुत प्रमुख प्रपत्र है जिसमें कर्ता के द्वारा दिए गई क्रिया का अर्थ समझा जाए और व्यवस्थित रूप में उनको समझा जाने का प्रयास किया जाए। व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क के विभिन्न तत्व हमें दिखाई देते हैं। इसके मूलतः 3 तत्व हैं: दिन प्रतिदिन की घटनाओं का मनन करने की क्षमता, स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं को वर्गीकृत करने की क्षमता, घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करने की क्षमता। इन तीनों तत्वों को गार्फिंकल ने समाजशास्त्री के लिए आवश्यक माना है। यानी समाजशास्त्री को क्या करना है, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर चिंतन करना उसके लिए बहुत आवश्यक है और स्वयं उन घटनाओं का अनुभव करे और अपने अनुभव के आधार पर उन घटनाओं को वर्गीकृत करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए और उसके बाद घटनाओं को तार्किक रूप से हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकें, वह क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। आम व्यक्ति व समाजशास्त्री में प्रमुख भेद इस आधार पर है कि समाजशास्त्री सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का प्रत्याक्षण व अनुचित्रण करता है, जबकि आम व्यक्ति व्यवहारिक आधार पर घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है। और यहीं पर गार्फिंकल कहते हैं कि आम व्यक्ति जो व्यवहारिक आधार पर घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है वो समाजशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री को केवल सैद्धांतिक पक्ष पर जोर नहीं देना है, समाजशास्त्री को उस व्यवहारिक अर्थ को भी समझना उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की व्याख्या के संदर्भ में कोई व्यक्तिगत संदर्भ अथवा हित निहित नहीं है जिससे वह विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रत्याक्षण व अनुचिंतन को परस्पर तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सैद्धांतिक अवधारणा का स्वरूप प्रदान करे। इसलिए एथनोमेथोलॉजी एक ऐसी अध्ययन पद्धति का उसने विकास किया जहाँ आम व्यक्तियों के अर्थों से अधिक व्यापक, गूढ़ व देश काल के संदर्भ में उसकी अधिक विस्तृत उसको जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि अब तक जो समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया वह क्या किया गया, विशेष प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना, उन घटनाओं को समाजशास्त्री ने अपने नज़रिए से उनका मूल्यांकन करना और सिद्धांत का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया है। लेकिन हम सी राइट मिल्स, पीटर बर्जर, एल्फ्रेड शोर्ट्ज, गार्फिंकल, गॉफमैन इत्यादि की जब बात करते हैं तो ये सभी कहते हैं कि इससे हम समाज का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप नहीं होती। सोशल वर्ल्ड को यदि हमें समझना है तो सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए केवल सैद्धांतिक आधार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यवहारिक अर्थ जो क्रिया को दिया जाता है उसको समझना भी बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए गार्फिंकल ने कहा है कि विशिष्ट अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि वह घटनाओं के अर्थ को सामान्य अर्थ में सामान्य दृष्टि से तो देखता है लेकिन समाजशास्त्री की दृष्टि से वो नहीं देख सकता। तो यहाँ पर हमें समाजशास्त्री की आवश्यकता होती है, अन्यथा हमें समाजशास्त्री की आवश्यकता नहीं है। समाजशास्त्र के अध्ययन में हमको व्यवहारिक तर्क संगतता को ध्यान में रखना होगा, तभी हम सामाजिक घटना का अध्ययन व विश्लेषण कर सकते हैं। तो गार्फिंकल पूर्णतया केवल
व्यवहारिक तर्क की बात नहीं करते। वे कहते हैं व्यवहारिक तर्क में संगतता का होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी सामाजिक घटना को समझ सकते हैं। गार्फिंकल ने व्यवहारिक तर्कों को परिभाषित करते हुए बताया कि अनुभव पर आधारित ज्ञान को व्यवहारिक तर्क कहते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा व्यवहारिक तर्क क्या है, जो अनुभव पर आधारित है। और किसके अनुभव पर? कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई है, तो कर्ता का स्वयं का अनुभव और समाजशास्त्री जब उस घटना को घटित होते हुए देखता है उसका स्वयं का अनुभव, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कर्ता के दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। तर्क देने वाले व्यक्ति को कर्ता मानकर हमें उस कर्ता के दृष्टिकोण को सारहीन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर वो एम्पैथी की बात करते हैं। इसका अर्थ देना होगा, उसको अर्थ देना होगा, चाहे उस कर्ता की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति अत्यधिक साधारण हो, चाहे वह व्यक्ति उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, सत्ताधारी हो, सत्ताहीन हो, वह किसी भी वर्ग का हो। लेकिन हमको जब भी किसी घटना का अध्ययन करेंगे तो हमको उसी के नजरिए से घटना को समझना होगा। तो यहाँ पर वो परानुभूति की बात करते हैं। वो कहते हैं परानुभूति के बिना हम उस घटना को नहीं समझ सकते। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ द पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग इन द सिचुएशन, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द एक्शन मीन्स। A.R. देसाई कहते हैं कि उनके पास साधन तो हैं, लेकिन उन साधनों का प्रयोग करने की उनको प्रयोग करना नहीं आता। जब सरकार कहती गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ के संदर्भ में A.R. देसाई ने कहा कि उनके पास साधन तो है, उनको मालूम है, लेकिन उन साधनों का प्रयोग कैसे किया उनको नहीं आता है, वहीं पर स्थितियां गड़बड़ा जाती है। तो कहते हैं अपने आप को गरीब के जगह रखकर देखो और देखो कि वह किस प्रकार से साधनों का प्रयोग करने में असमर्थ है, फिर आप उसको बताएं कि वह साधनों का प्रयोग करें। तभी हम किसी घटना की गहराई तक जाकर उसको समझ सकते हैं। आम आदमी में भी घटनाओं का अनुभव करने, उनको संगठित करने, वर्गीकरण करने की क्षमता होती है, जिसे वे व्यवहारिक ज्ञान या लोक ज्ञान के आधार पर करते हैं, न कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, उसे हम फोक नॉलेज कह सकते हैं। वो फोक नॉलेज भी अनुभवों पर आधारित होती है, तो उसको भी समझकर हम समाज को समझ सकते हैं। इस प्रकार एथनोमेथोलॉजी में लोक ज्ञान द्वारा जो अर्थ निकालने की क्षमता पर बल दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि परंपरागत समाजशास्त्री घटना के अध्ययन हेतु सामान्य या लोक ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, वे तो द्वितीय दर्जे के ज्ञान का निर्माण करते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ नॉलेज का निर्माण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति व्यक्तिगत घटनाओं को ही अर्थ प्रदान करता है और उनका समाधान ढूंढता है, जबकि समाजशास्त्री केवल व्यक्तिगत घटनाओं को अध्ययन की विषय वस्तु नहीं मानते, अपितु अवैयक्तिक घटनाओं को अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं। तो ये मूल अंतर हमें परंपरागत समाजशास्त्र में और रेडिकल सोशियोलॉजी में दिखाई देता है। समाजशास्त्री अमूर्तता के स्तर पर वर्गीकरण व विभेदन करके सार निरूपित करता है और उसी के आधार पर सामान्यकरण करता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति मूर्तता के आधार पर ही घटनाओं का विभेदीकरण व वर्गीकरण करते हैं। मूर्त और अमूर्त आप जानते हैं, तो आम व्यक्ति जो कुछ उसको दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जा सकता है, उसी के आधार पर विभेदीकरण करता है, वर्गीकरण करता है। समाजशास्त्री तार्किक परिप्रेक्ष्य में सोचता है, जबकि आम व्यक्ति तर्क के द्वारा निष्कर्ष निकालता है। समाजशास्त्री के चिंतन हेतु सैद्धांतिक आधार या अवधारणाएं जरूरी नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त व प्रस्तुत व्यवहारिक तर्कों का खंडन न करके उनको स्वीकार करना जरूरी है, और जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम सोशल वर्ल्ड को समझने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त तर्क या विधि का उपयोग अन्य व्यक्ति करते हैं या अनुभव द्वारा व्यक्ति दक्षता प्राप्त करता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी अर्थ प्रदान कर रहा है वह केवल काल्पनिक अर्थ नहीं प्रदान कर रहा, वो अपने अनुभव के आधार पर दूसरे व्यक्तियों को करते हुए देखकर जो अनुभव उसको होता है उसके आधार पर वो अपनी क्रिया को अर्थ प्रदान करता है। इसलिए कर्ता के द्वारा जो क्रिया को अर्थ प्रदान किया गया है उसको सब्जेक्टिव लेवल पर समझना बहुत अनिवार्य है, उसके बिना हम सोशल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन्होंने
कहा कि एथनोमेथोलॉजी के लिए प्रैक्टिकल सोशलॉजिकल रीजनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी आधार में जो कि एथनोमेथोलॉजी के हमने 5 आधारों की जो चर्चा की है, उन 5 ही आधारों में आखिरी आधार जो है वो है हमारा ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस या ओप वृत्ति। इसको हम व्यवहारिक शब्दावली को अर्थ प्रदान करना या अभ्यास कह सकते हैं, ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। एथनोमेथोलॉजी के अंदर ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस को बहुत महत्वपूर्ण दिया। ओप का अर्थ है ओप का अर्थ क्या है? व्याख्या करना अथवा हास्य में प्रयुक्त शब्दों को अर्थ प्रदान करने से लिया जाता है। पुस्तक के अंत में जो ग्लॉसरी होती है, आप लोग देखते हैं अगर रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो अंत में ग्लॉसरी दी होती है, उसमें शब्दों का संग्रह होता है और प्राय अनेक पुस्तकों में ये देखने को मिलती है। तो इन दोनों शब्द से मिलकर ग्लॉसिंग प्रैक्टिस का निर्माण हुआ है। इस वृत्ति के अंतर्गत किसी बात को संक्षेप में वो विशिष्ट अर्थ में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। हम एब्रिविएशन में बात कर सकते हैं, हम इनेट भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप मित्र लोग ऐसे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं जिसका अर्थ केवल आपके मित्र ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी भाषा का शब्दों का विकास कर लेते हैं जिनका अर्थ प्रयोग करने वाले व्यक्ति ही जानते हैं। इस वृत्ति के अंतर्गत किसी बात को संक्षेप में प्रस्तुत करना, आम बोलचाल की भाषा में हम अनेक बार अपने संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत संकेतों, प्रतीकों अथवा अव्यक्त अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। हम इशारों से भी बात करते हैं, हम इशारों के साथ साथ अपने हाथ के जो हाव भाव हैं, चेहरे के हाव भाव हैं, उससे भी अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। तो अनेक बार बात को पूर्ण रूपे से कहे बिना ही बात का अर्थ निकलता है। बोलचाल की भाषा व लिखने में भी हम अनेक बार इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। इत्यादि यानी बहुत सारे, और पढ़ने वाले सुनने वाले के लिए किसी अर्थ का बोध करता है। तो इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो इत्यादि सुनने वाला समझ जाता है इत्यादि से उसका क्या अभिप्राय है। संकेतों, प्रतीकों, अप्रयुक्त अभिव्यक्तियों एवं इत्यादि शब्द के माध्यम से हम अनेक बार विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां करते हैं। जैसे कि आप देखें कि होठों के बीच पर जब हम उंगली रखने का संकेत करते हैं तो हम ये नहीं कहते आप चुप हो जाइए, केवल आपके इस बाहर कहने से कि आप अपने लिप्स पर फिंगर ले जाते हैं तो यानी आप चुप होने के लिए कह रहे हैं। आपका कोई फ़ोन आता है तो आप अपना अंगूठा और जो चिटकी उंगली है, जो छोटी उंगली है, उन दोनों का एक ऐसा जेस्चर बनाते हैं जिससे आप अभिव्यक्त कर देते हैं कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं। उसी तरह शरीर की अनेक ऐसी भंगिमाएं हैं जो विशिष्ट अर्थ निकालती हैं, जिनका अर्थ दूसरा व्यक्ति समझने में समर्थ होता है। किन्हीं संदर्भों में बात नहीं करना भी एक अर्थयुक्त अभिव्यक्ति है। कई बार कोई आपको कुछ बोलता है और आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप खामोश रह जाते हैं, तो आपका खामोश रहना भी कोई ना कोई अर्थ प्रदान करता है। जैसे देरी से घर पहुंचने पर आपकी माँ आपसे बात नहीं करती, नाराज हो जाती है, पिता आपसे बात नहीं करते, उनका बात न करना एक अर्थयुक्त अभिव्यक्ति देता है कि वो आपसे नाराज हैं। तो यहाँ पर माता पिता ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका चुप रहना ही आपको बता देता है कि आपका देरी से आना उनको अच्छा नहीं लगा है। तो हाव भाव की अभिव्यक्ति के माध्यम से परस्पर संबंधों की प्रकृति के अनेक रूपों में संबंधों को दर्शाया जा सकता है। शब्दों के संक्षिप्तीकरण में अर्थों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में, उसकी जीवनीगत संदर्भ का यदि हमें पता है तो उसके द्वारा जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही अर्थ निकालने में हम समर्थ होते हैं। कभी भी आप देखिए, कभी किसी के घर पर जाइए तो आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप अपने घर में जो घर के अंदर आपकी होस्टेस हैं या जो भी है, महिला हैं, आपकी माता हैं, पत्नी हैं, बहन है, आप कहते हैं जरा चाय वाय ले आओ। यहाँ वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं, चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का अर्थ नहीं है। लेकिन सामने वाला जो महिला जिससे आपने कहा वाय का अर्थ वो समझ गई है। वाय का मतलब आप कोई नाश्ता लाने के लिए उनको कह रहे हैं, सब्जी वब्जी ले आना, फल वल ले आना। तो यहाँ ना तो वब्जी का कोई अर्थ है ना वल का कोई अर्थ है, लेकिन वब्जी और वल का अर्थ यह है कि आपको वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे वगैरह वगैरह कहने की जगह आप इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं।
जब ये कहा जाता है कि चाय के साथ कुछ खाने को भी लाया जाए तो तुरंत कुछ खाने को लाया जाए, तो तुरंत आप जिसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको मालूम है आप खाने के साथ में क्या खाना चाहते हैं। इसी प्रकार आप बहुत सारी वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर गागर में सागर होते हैं। और गागर में सागर कब होते हैं? गागर में सागर जब होते हैं जब हम सामने वाले की जीवन वृत्ति को जानते हैं और उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को हम बहुत ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम क्लास का उदाहरण लें। क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो परस्पर बात करते हैं, आपस में क्लास चल रही है और आप आपस में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग अध्यापक अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दो विद्यार्थी बात कर रहे हैं, एक अध्यापक पढ़ाना बंद करके केवल उन दो विद्यार्थियों को देखने लगता है। उनका देखने भर से दोनों विद्यार्थी समझ जाते हैं हमारा बात करना अनुचित है, वो बात करना बंद कर देते हैं। दूसरा अध्यापक उनको डांट फटकार लगा सकता है, तीसरा अध्यापक उनको कक्षा के बाहर कर सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पूर्वानुमान भी हम लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं तो हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि उसके द्वारा कौन से शब्दों का प्रयोग होगा और उन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार कभी कभी जीवनीगत संदर्भ के परिचय होने पर भी व्यक्ति में विशिष्ट मनस्थिति के कारण भिन्न प्रकार के व्यवहार भी परिलक्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवनीगत संदर्भ का एक नया पक्ष उभर कर आता है। कई बार आपका कोई मित्र है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कभी पहले घटी ही नहीं, तो उसके अंदर बहुत अमूलचूल उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन भी दिखाई दे सकता है। तो जीवनीगत संदर्भ में पूर्वानुमान लगाने में सहायक तो होता है, लेकिन हर बार ही वो हमारी मदद करे ये जरूरी नहीं है। और कई लोग किसी बात को कहकर उसे शीघ्र पूरा करते हैं, तो कई लोग उसे पूरा करने के लिए अनेक बार याद दिलाना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपके कोई परिचित हैं और उन्होंने यदि आपसे किसी बात का वादा किया तो आपको 100% मालूम है अमुक व्यक्ति ने कहा है तो वो अपनी बात को पूरा करेगा। और वही बात यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता है अरे इसकी तो आदत है, ये तो बस कह देते हैं, ये अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे। अब आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? आपको पूर्वानुमान क्यों है? क्योंकि आपके विगत अनुभव उसके बारे में आपको बतलाते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है और उसके शब्द कितने उसके जीवन में मायने रखते हैं। उपवृत्तियां संदर्भ या जिसे हम ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस संदर्भ व सामान्य ज्ञान पर के आधार पर समझी जाती है। ओप के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द अथवा वाक्य व्यक्ति मानकर चलते हैं कि उनके बारे में अगर और प्रश्न किए जाएं तो सदस्य को झुंझलाहट आती है। गार्फिंकल ने पति पत्नी के बीच एक संवाद के माध्यम से इस वृत्ति का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा ओप प्रवृत्ति में भी क्या होता है, क्योंकि जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं तो उन व्यक्तियों में वे व्यक्ति मानकर चलते हैं कि उनके बारे में अगर आप अनेक प्रश्न करते हैं तो सदस्य झुंझलाहट आ जाती है। उनको लगता है अरे इतनी सी बात है तुम समझ नहीं पाए, अपन साथ में रह रहे हैं और तुम अभी तक मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। इस प्रकार के वाक्य आते हैं और गार्फिंकल ने इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। शुक्रवार की रात्रि में मैं और मेरे पति टेलीविज़न देख रहे थे। मेरे पति ने कहा मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। मैंने पूछा तुम किस तरह से थके हुए हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या मात्र ऊब रहे हो? तो पति ने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है शारीरिक थकावट है। पत्नी कहती है तुम्हारी मांसपेशियां दुख रही हैं या हड्डियां? पति कहता पता नहीं। इस तरह का छिद्रा अन्वेषण मत करो, यानी इतनी डिटेल में बात मत करो। तो ऐसी स्थिति में हम कहना क्या चाहते हैं कि सामने वाला अब आपसे ये अपेक्षा करता है जिसकी आपको आप जीवनी जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, यदि आप प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं तो वह व्यक्ति झुंझलाहट आने लगती है। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई कहता है मैं थका हुआ हूँ तो अथवा उसका मूड ठीक नहीं है तो इसके संदर्भ में अन्य प्रश्न उठाना झुंझलाहट का होना स्वाभाविक है। ये उपव्रत स्वयं परिभाषित माने जाते हैं और उनका विस्तार से परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया प्रतीकों, संकेतों व इत्यादि शब्दों के उपयोग के माध्यम से आम जीवन के संवाद को छोटा करने में सहायक होती है। यही नहीं, अनेक संकेतों से भाव के वो आधार प्रकट होते हैं जो कि शब्दों के अतिरेकता से संपन्न नहीं होते। ओप प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण क्या है?
कि हम अपनी बात को डिटेल में कहे बिना कम शब्दों में हम अपनी बात को सामने वाले को कहते हैं, और वहाँ पर सामने वाला व्यक्ति वह है जो हमें बहुत ठीक प्रकार से समझता है। ऐसे में हमारे शब्द जो हैं उनके लिए गागर में सागर माने जाते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो संकेतों के द्वारा ही हमारी बात को समझ जाएं। इसी को हम उपव्रती या ग्लॉसिंग प्रैक्टिस कहते हैं, और एथनोमेथोलॉजी कहती है कि इस ग्लॉसिंग प्रैक्टिस को समझकर ही हम दिन प्रतिदिन के जीवन को समझ सकते हैं। तो इसके साथ हमने एथनोमेथोलॉजी के जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की है, और आज ये हमारी आधारभूत अवधारणाएं जो हैं वो यहाँ पर समाप्त होती हैं।